इस वीडियो में हम बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को समझना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम है और यह आयत चित्र किसी विशिष्ट क्षेत्र के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 0 से 10 आयु वर्ग वाले 40 लोग हैं, 10 से 20 आयु वर्ग वाले 60 लोग हैं, 20 से 30 आयु वर्ग वाले 20 लोग हैं, 30 से 40 आयु वर्ग वाले 100 लोग हैं और 40 से 50 आयु वर्ग वाले 60 लोग हैं। अब इसी आंकड़े को दूसरे चित्र के माध्यम से अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास समान आयत चित्र है, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूं वो ये है कि इन आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को रेखा खंडों से जोड़ देता हूं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। अब इस भाग को हटा देते हैं। अब जो चित्र आपको दिख रहा है उसी को हम बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज बहुत से रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति होती है और यही बंद आकृति यहां पर है। यदि हम एक्स अक्ष को शामिल कर लें, एक्स अक्ष को शामिल करने पे क्या है, ये रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति दिख रही है, अर्थात ये एक बहुभुज है, एक पॉलीगन है। अब बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी आंकड़े में कोई प्रेक्षण कितनी बार प्रकट होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 0 से 10 आयु वर्ग वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 40 लोग हैं। 40 से 50 आयु वर्ग वाले यहाँ पे कितने लोग हैं, तो इसको देखिए, ये 60 लोग हैं। और यही चीज ये बहुभुज यहाँ पे दर्शा रहा है, इसीलिए इसको बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से ही आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम मौजूद है कुछ इसी जैसी गणना करने के लिए, तो हमें बारंबारता बहुभुज की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास दो भिन्न क्षेत्रों के आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं यहां दोनों बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न भिन्न है। अब यदि इन दो आलेखों को आप देखें, ग्राफ्स को देखें, तो आपको कौन सी आकृति ज्यादा सरल लग रही है, ये वाली लाल वाली या फिर ये पीली वाली। तो जाहिर सी बात है ये पीली वाली आकृति इस लाल वाली आकृति की तुलना में ज्यादा सरल है। यहां पर लाल वाले बारंबारता बहुभुज की तुलना में इस पीले वाले बारंबारता बहुभुज में आप आसानी से रुझान यानी कि ट्रेंड को बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रुझान ज्यादा स्पष्ट है। और इससे भी महत्वपूर्ण, यदि हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखना चाहें, इनकी तुलना एक साथ करना चाहें, यानी कि इन हिस्टोग्राम्स को यदि हम मिलाएं और इनकी तुलना हम एक साथ करना चाहें, तो यहाँ हमें थोड़ी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि दोनों आयत चित्रों ने, दोनों हिस्टोग्राम्स ने एक दूसरे को लगभग ढक लिया है, ज्यादातर हिस्से को ढक लिया है। अतः इनका तुलनात्मक अध्ययन करना काफी मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन यदि हम इन दोनों को मिलाएं, अब हम इन दो आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या समान है जब हम 10 से 20 आयु वर्ग में हैं। जब हम 30 से 40 आयु वर्ग में हैं तो यहाँ पर ये उच्चतम बिंदु पे होता है, और जब हम 40 से 50 आयु वर्ग पे हैं तो यहाँ पर ये उच्चतम बिंदु पे होता है। तो इस तरह से इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान है, और यही बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की उपयोगिता है। अब एक और अंतर है इन दोनों में कि जब हमें आयु वर्ग 10 से 20 में बारंबारता को दिखाना है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और एक आयत बनाते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह से। जबकि यहाँ पर यदि हमें 10 से 20 आयु वर्ग में इसकी बारंबारता को दिखाना है तो हम एक बिंदु के माध्यम से दिखाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमने कैसे इसको परिवर्तित कर दिया एक बिंदु में, और इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे एक बिंदु होगा, अर्थात हमने कैसे इन दो बिंदुओं को ज्ञात किया, इन निर्देशांकों को ज्ञात किया, और यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। उदाहरण के लिए ये किसी क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या है भिन्न भिन्न आयु वर्ग में। तो 0 से 10 आयु वर्ग में 4 लोग हैं, 10 से 20 आयु वर्ग में 8 लोग हैं, 20 से 30 आयु वर्ग में 16 लोग हैं, 30 से 40 आयु वर्ग में 14 लोग हैं, 40 से 50 आयु वर्ग में 8 लोग हैं। अब हम बारंबारता बहुभुज को खींचने के लिए हमें निर्देशांकों की आवश्यकता है, जैसा कि हमने देखा अभी पहले। तो हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक चाहिए। अब चूंकि y अक्ष पर हम बारंबारता को दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या y अक्ष पे आ जाएगी। तो y कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, y निर्देशांक मिल गया, ये तो आसान था। अब बात है x निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस वर्ग का मध्य बिंदु लेंगे जो कि इस वर्ग को प्रदर्शित करेगा। तो मध्य बिंदु, जिसे हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, वो अंतराल का मध्य बिंदु होता है।
तो ये मध्य बिंदुओं को दर्शाने के लिए एक और नाम है जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। अब वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ये वर्ग चिन्ह यानी कि मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट, निम्न सीमा को इंग्लिश में हम लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपरी सीमा को हम इंग्लिश में अपर लिमिट कहते हैं। तो यदि हम अंतराल 0 से 10 देखें तो यहाँ पे निम्न सीमा लोअर लिमिट ये 0 है और अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा ये 10 है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, 0 प्लस 10 बटे 2 यानी कि 5, तो यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 20 बटे 2 30 बटे 2 जो कि है 15, तो यहाँ मध्य बिंदु 15 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 20 प्लस 30 बटे 2 50 बटे 2 यानी कि 25, तो यहाँ पे मध्य बिंदु 25 होगा। यहाँ पे क्या है, 30 प्लस 40 बटे 2 30 प्लस 40 70 70 बटे 2 35, तो यहाँ पे 35 होगा। यहाँ पे 40 प्लस 50 बटे 2 यानी कि 90 बटे 2 जो कि 45 के बराबर है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु 45 होगा। तो इन अंतरालों के संगत ये सभी वर्ग चिन्ह लिखे हुए हैं और यही x निर्देशांक को निरूपित करेंगे और इनके संगत y निर्देशांक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें x निर्देशांक पता है, उसके संगत y निर्देशांक पता है, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन निर्देशांक बिंदुओं को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 5,4, x है 5, y है 4, तो 5,4। यहाँ पे क्या होगा 15,8, यहाँ पे 25,16, यहाँ पे 35,14, यहाँ पे 45,8। अब ये निर्देशांक बिंदु हमारे पास आ गए। तो चलिए आलेख को बनाते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष पर हमने आयु वर्ग को रखा है और y अक्ष पर हमने बारंबारता यानी कि व्यक्तियों की संख्या को रखा है। तो यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु है और x अक्ष पर हमें आयु को दर्शाना है, तो हम ये संख्याएं चुनते हैं 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हमारा आयु वर्ग क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसलिए हमने संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50 ये सारी चुनी है। और इनके मध्य बिंदु क्या है 5, 15, 25, 35, 45 और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब चूंकि हमने y अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया है और यहाँ व्यक्तियों की संख्या सम संख्या में है, इसलिए y अक्ष पर हमने सम संख्याएं ले रखी हैं। अब चलिए इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है 5,4, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो ये बिंदु होगा यहाँ पे 5,4। अगला बिंदु है 15,8, तो 15 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, तो 15,8 यहाँ पे आएगा। अगला बिंदु है 25,16, तो 25 यहाँ, 16 यहाँ पहुंच गए हम, तो इस बिंदु पे आएगा। ये बिंदु है 25,16। अगला है 35,14, तो 35 यहाँ पर और 14 यहाँ पर, तो ये बिंदु दर्शाएगा 35,14 को। आखिरी बिंदु है 45,8, तो 45 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो ये बिंदु दर्शाएगा 45,8 को। अब चलिए इनको मिला लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आलेख बन रहा है। अब बात यह है कि हमने देखा था बारंबारता बहुभुज एक बंद आकृति होती थी, लेकिन यहाँ पर ये बंद आकृति तो है नहीं, तो कोई ना कोई तरीका खोजना पड़ेगा ताकि इसको हम x अक्ष से मिला पाएं और हमें एक बंद आकृति मिल जाए, तभी तो हम उसको बहुभुज बोल पाएंगे और तभी वो बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। तो ये करने के लिए जो सबसे पहला इंटरवल है, सबसे पहला वर्ग है, उससे पहले हम एक वर्ग जोड़ लेते हैं यहाँ, और जो सबसे अंतिम वर्ग है उसके बाद एक वर्ग को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो चूंकि वर्ग अंतराल 10-10 का है, तो 0 से पहले अगर एक वर्ग हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे -10 से 0, और 50 के बाद यदि लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे 50 से 60 लिखेंगे। 40 से 50 के बाद क्या आएगा 50 से 60 आएगा, तो ये संख्याएं आ जाएंगी। यहाँ पे -10, यहाँ पर ये 60 आ गया। अब जो अतिरिक्त अंतराल यहाँ पर हमने दर्शाए हैं उनके मध्य बिंदुओं को यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये 0 से -10 का मध्य बिंदु, ये 50 से 60 का मध्य बिंदु। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़ लिया। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज बन गया। तो इस तरह से इस प्रकार के दिए गए आंकड़े की मदद से हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं।